the finance commission. So what is the finance commission? फाइनेंस कमीशन क्या है? Anybody? What is finance commission and why it was created at first place? Hmm? Now, if you try to understand India's structure, the federal structure, तो कैसा structure है? Hmm? We have a, so if I talk about the federal structure, so there is a unitary bias, right? So ये एक anomaly है. This is an anomaly because we are not exactly federal country where power is divided between center and state. और ये by design था. Unitary bias मतलब center की तरफ एक bias है. Center has more power. So there is a unitary bias and this unitary bias किस area में है? It is in the area of executive relations, financial relations, and third is legislative relations also. यानी इनके जो powers हैं in all areas center is more powerful, state is weak, and this is by design. इसमें एक बहुत बड़ा area है that is the financial area. Financial area में हमने क्या किया है? That by design we have given more power to the central government to tax. Taxation power is more with central government और state government में वो power कम है. एक perfectly federal system वो होता है where power is divided and there are domain where there is no interference and you can say overlap of powers. But India में ऐसे areas हैं where central government can, if it makes laws, state government उसको violate नहीं कर सकते हैं, और even if the state government has made law, center का जो law है वो उसको override कर सकता है. उसके लिए आपको आर्टिकल 249 से लेके आपको आगे 270 280 तक पढ़ना पड़ेगा, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल एंड फाइनेंस वाले एरिया में स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपको आसपास अपने देखो फ्रॉम योर टाउन और सिटी, विच इज मोर विजिबल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट इज मोर विजिबल, विच मीन्स ऑन ग्राउंड स्टेट गवर्नमेंट हैज टू डिलीवर मोर फंक्शंस. ठीक है, क्योंकि पैन इंडिया जो लोकलाइज्ड इश्यूज होते हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है. सो एंड फॉर दैट दे नीड फाइनेंस. तो बाय डिजाइन इट वाज डन वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, स्टेट गवर्नमेंट इज हैज लेस पावर. तो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा फाइनेंसेस के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है. सो वी मेड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर वी सेड दैट एक हम लोग फाइनेंस कमीशन बनाएंगे जो इस अनोमली को एड्रेस करेगा. And this finance commission will have multiple function. अब the biggest source of revenue of government is taxation. More than 80% सरकार का revenue tax से आता है. And if you talk about the central government, हमारे जो taxation है, तो central government के पास जो major taxes है वो central government के पास है. For example, direct tax and corporation tax. Direct tax जो income tax होता है, corporation tax भी एक direct tax होता है. तो ये taxes directly central government के अंडर है. And they are the biggest chunk for revenue जो generate करते हैं. The same applies for state government also, applies for indirect taxes also. वहाँ भी GST में आधा आधा हो जाता है लगभग. But in other areas, central government has more power, state has lesser power. तो इस anomaly को address करने के लिए we create a finance commission, जहाँ हमने कहा कि भी हम लोग क्या करेंगे, devolution of funds करेंगे on certain formula. तो हम क्या करेंगे, जो भी फंड्स आते हैं गवर्नमेंट के वो हम डिवॉल्व करेंगे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, एंड दिस विल बी डन बाय अ फाइनेंस कमीशन जो एक बॉडी होगी. उसके अंदर एक इट विल हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एंड दे विल एडवाइज अ फार्मूला. फॉर एग्जांपल दूं, इन द 15th फाइनेंस कमीशन, अभी 16th की हम लोग बात कर रहे हैं, कितना पैसा था? 41% ऑफ द रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू. तो डेवोल्यूशन ऑफ जो फंड होगा वो कौन सा होगा? टैक्स वाला. तो अगर 100 रुपया सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का रेवेन्यू आएगा, 41% विल गो टू द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये एक पहला है. उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसके तरीके क्या होंगे, दे हैव डिफाइंड दैट. द सेकंड पार्ट इज ग्रांट इन एड. ग्रांट इन एड इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 275 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट
पैसा देगी, ग्रांट देगी स्टेट गवर्नमेंट को, एंड दिस ग्रांट इन एड विल बी यूज्ड इन द एरियाज विच इज डिफाइंड। और ये स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट जाएगा और वो ग्रांट वो स्टेट गवर्नमेंट यूज करेगी। एंड थर्ड इज सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन विल एडवाइज मेजर्स जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्ट्रेंथन द लोकल बॉडीज। यहां पर कुछ ऐसे स्टेट फंड्स होंगे जहां पे हम लोकल बॉडीज को एडवाइस करें कैसे हम स्टेट लोकल बॉडीज को फंडिंग मिले। फॉर एग्जांपल हमारा लोकल बॉडी है, एमसीडी हो गया दिल्ली में, या फिर फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में भी है पंचायती राज सिस्टम। तो उसको कैसे एम्पावर करेंगे, बिकॉज दीज लोकल बॉडीज आर डिवॉइड ऑफ फंड्स, इनको फंड्स की हमेशा दिक्कत रहती है। द रीजन वाई दे आर डिवॉइड ऑफ फंड्स इज बिकॉज देयर इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी इज वेरी लिमिटेड। आप देखोगे लोकल बॉडीज के पास पैसा कलेक्ट करने के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, दे डोंट हैव द पावर टू जनरेट टैक्सेस। इधर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट ले रहा है, तो इन दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट फंड। और ये इसी को एम्पावर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंस कमीशन बताता है कि भी हम इतना पैसा आप दीजिए, इतना आप दीजिए, इतना हमें फॉर्मूला देना चाहिए बेस्ड ऑन एक्स वाई जेड। तो उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है उसके इनपुट देते हैं। ये ग्रांट इन एड भी बेसिकली वहीं जाता है, डेवलपमेंट के लिए जाता है। तो ग्रांट इन एड में इस पैसे के अलावा एक पैसा जो होगा वो ग्रांट के फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगा। सो टू एड्रेस दिस अनोमली, इस अनोमली को, तो इट इज फाइनेंस कमीशन strengthens the fiscal capacity of the state। ठीक है, तो उसी का 16th फाइनेंस कमीशन, अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं, 16th फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट जो है वो स्टार्ट करेगी एंड बताएगी, ये सारा फॉर्मूला बताएगी, मेथड्स बताएगी, एडवाइसेस करेगी। एंड ऑल्सो देयर आर एरियाज जो प्रेसिडेंट जैसे वो जानना चाहते हैं, बिकॉज इट्स एक्सपर्ट बॉडी, तो वो भी इस एरिया में आप मुझे इनपुट दीजिए, एडवाइस दीजिए। तो वो एडवाइजरी जो है रिकमेंडेशंस विल बी गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन। हाँ, हम्म, नहीं उसके अलावा देयर इज अ सेपरेट फंड। ये तो पूरा पूरा 100 रुपए टैक्स आया, 41% गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट, बट वो फॉर्मूला में कमी है। ये टैक्स बहुत तरीके से आता है, एक तो टैक्स नॉर्मल होता है, उसके अलावा देयर आर प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑन टैक्स, देयर इज अ सेस, देयर इज अ सरचार्ज। तो वो टेक्निकलिटी इसके अंदर है और उसमें डिबेट भी है, थोड़ा मैं डिबेट भी समझाऊंगा, यहाँ तो सिर्फ थोड़ा सा ये डिस्कस्ड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड देती है बेस्ड ऑन द एडवाइजेस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद उसको बनाती है, अपने एक्सपर्ट्स को लेके आती है। सो नॉर्मली क्या होता है, उनके एडवाइजरी को, रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है। मेजॉरिटी ऑफ दैट रिकमेंडेशंस आर एक्सेप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक मोटा मोटी एक अनसेट रूल है कि हम इसको मोटा मोटी मानेंगे, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट देम, द मेजॉरिटी ऑफ देम। सो फाइनेंस कमीशन इज अ वेरी स्ट्रांग बॉडी विच मेनली एड्रेसेस द फिजिकल गैप इन द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डेवोल्यूशन ऑफ फंड। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रही है। अब ये जब डेवोल्यूशन ऑफ फंड होता है, तो डेवोल्यूशन के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। द फर्स्ट डेवोल्यूशन इज वर्टिकल एंड सेकेंड डेवोल्यूशन इज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब सीधा, सेंटर टू स्टेट, सेंटर टू स्टेट, स्टेट्स, यानी ऊपर से आपने 41% आपने स्टेट को दे दिया, वर्टिकल हो गया। ठीक है, बट किस स्टेट को कितना मिलेगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल। सो हाउ दिस डेवोल्यूशन इज डिवाइडेड अमंग द स्टेट्स। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन इज वन क्राइटेरिया, ठीक है।
फॉरेस्ट कई जगह अलग अलग में होता है, कहीं है कहीं नहीं है। देन परफॉर्मेंस इज अदर बेसिस, परफॉर्मेंस रिलेटेड ग्रांट्स होते हैं या फंडिंग होती है। ग्रीन कवर आपने कहा, ओके। देन पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा, इसको हम लोग इनकम डिस्टेंस कहते हैं, वी से दिस वर्ड कॉल्ड इनकम डिस्टेंस। तो ये मैं एक जनरल लिख रहा हूं, एवरी फाइनेंस कमीशन में अलग अलग होता है। पॉपुलेशन में भी एक जनरल पॉपुलेशन, और फिर 2001 2011 सेंसस के बाद कितना बदला है, तो किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलना चाहिए, दिस इज डिसाइड बाय। अब ये जो 41% आया, दिस इज 41%। अब ये 41% कैसे डिवाइड हो रहा है अमंग द स्टेट, बिहार और यूपी में कितना मिल रहा है, या बिहार या गोवा को कितना कंपैरिजन में मिल रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए द बिगेस्ट, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट, इसको सुन लो पहले, देन यू कैन नोट इट डाउन। द बिगेस्ट method or formula or the most important method is income distance. Now what is the per capita income of Bihar? Any idea? ठीक है, and what is the per capita of Delhi? ठीक है, what is the per capita income of UP? Probably 80-90 k. What is the per capita income of Tamil Nadu? Maybe 1.8 k L, sorry. तो हर स्टेट का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग इनकम डिस्टेंस निकालते हैं। अरे एल एल कर लो भैया, के कहाँ हो सकता है ना। ओके, सो इनकम डिस्टेंस इज अ फॉर्मूला। इनकम डिस्टेंस मतलब कि भी जिसका कम है इनकम, उसको हम ज्यादा पैसा देंगे, जिसका इनकम ज्यादा है, द पर कैपिटा इनकम इज हायर, उनको कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बिहार विल गेट मोर ग्रांट इन कंपेरिजन टू रिलेटिवली देन गोवा और मे बी अदर स्टेट्स लाइक हरियाणा। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज कॉन्ट्रोवर्शियल ऑल्सो, लेकिन एक बेसिक इक्विटी का प्रिंसिपल लगता है, जो ज्यादा कमजोर है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो कम कमजोर है उसको कम पैसा मिलना चाहिए। बिहार हैज बीन पुअर सो दे गेट मोर ग्रांट्स फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन, पर सदर्न स्टेट्स कंप्लेन करते हैं ये अच्छा है। यू आर अब घर में दो लोग हैं, तो एक को सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज उसकी इनकम कम है, दूसरे की इंडिविजुअल की इनकम ज्यादा है क्योंकि तो उसको घर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो the southern states say that we are running the show, we are driving more income, we are generating more taxes per capita wise, और आपसे हमें से पैसा लेके जो है ये दूसरे को दे देते हो। तो ये डिबेट हमेशा नॉर्थ साउथ डिबेट रहती है, एंड दैट इज वेयर उसी अनोमली को एड्रेस करने के लिए फाइनेंस कमीशन कहता है कि भाई इसीलिए इनको पैसा अधिक देना है। ऑल्सो ग्रीन कवर, नाउ जिस स्टेट में ग्रीन कवर ज्यादा है, इफ द ग्रीन कवर इज मोर दैट मींस देयर इज अ कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, आपने डेवलपमेंट नहीं किया, ग्रीन कवर को मेंटेन किया है, सो बेस्ड ऑन दैट विल गिव यू मोर। परफॉर्मेंस रेट ग्रांट्स होते हैं, यानी परफॉर्मेंस आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो हम आपको थोड़ा सा अलग से पैसा अधिक से अधिक देंगे। पॉपुलेशन का भी फैक्टर है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा आपको रिलेटिवली ग्रांट मिलेगा। सो दिस फॉर्मूला को, वो क्या फॉर्मूला होगा, उसके क्राइटेरियाज क्या होंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन। और ये 16th फाइनेंस कमीशन इसके जो टर्म्स और रेफरेंस हैं दे हैव बीन अप्रूव्ड, यानी अभी ये पब्लिक डोमेन में आएगा, बट ये इवेंचुअली आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है ना, व्हाट आर द, एक तो ये हो गया, बट इसके प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्या क्या हैं, आई वांट टू डिस्कस दैट पार्ट एज ऑल्सो। हाँ बेटा बोलो। नहीं, ग्रॉस टैक्स लेते हैं हम लोग, ग्रॉस मीन्स टोटल टैक्स। हाँ टोटल टैक्स, और ये सेंट्रल स्टेट दोनों, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है। उसमें से क्या करते हैं, इस ग्रॉस टैक्स में से, अब देखो टैक्स दो तरह का है, एक तो हो गया आपका इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सारे टैक्स हो गए। अभी जो टैक्स आता है, इस टैक्स का एक बड़ा एक एक कंपोनेंट होता है टैक्स ऑन टैक्स ऑल्सो। जैसे हमने सेस का नाम सुना होगा, सेस इज टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज इज ऑल्सो टैक्स ऑन टैक्स। तो जब ये फॉर्मूला बनाया गया तो ये कहा कि सरकार से टैक्स वाले रेवेन्यूज देगी, सेस और सरचार्ज से नहीं देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुद्धि लगाई, उन्होंने क्या किया
कि सेस और सरचार्ज बढ़ा लिया और टैक्स को कम कर दिया। तो टेक्निकली 41% की जगह वो इफेक्टिव जो टैक्स हो रहा है वो 30s में चला गया है। और इस बात से स्टेट गवर्नमेंट हमेशा कहता है कि ये दे आर यूजिंग अ लूप होल। क्योंकि सेस और सरचार्ज जो होता है वो क्यों लगता है? सेस एंड सरचार्ज हैव अ स्पेसिफिक पर्पस। दिस सेस हैज अ पर्पस ड्रिवन टैक्स, और इट इज नॉट टैक्स, ये टैक्स ऑन टैक्स। जैसे एजुकेशन सेस है या हेल्थ सेस है, तो दैट सेस इज ऑन द टैक्स रेवेन्यू। मान लीजिए पूरे एक टैक्स रेवेन्यू आता है 1 लाख रुपए, तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर वी आर गोइंग टू इम्पोज 4% सेस ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। यानी 1 लाख के ऊपर लगेगा, 1 लाख तो टैक्स अमाउंट है, तो 4% ऑफ टैक्स अमाउंट, तो दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स। अब होता क्या, हम टैक्स रेट नहीं बढ़ाते, हम टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देते हैं, तो इफेक्टिव टैक्स कम हो जाता है। बिकॉज टैक्स मान लो आपने 10 रुपए दिया, तो 10 रुपए का अगर 2% होगा तो मे बी 20 पैसा होगा। तो दैट इज वेरी लेस रिलेटिवली, आपके ऊपर बर्डन कम नजर आता है। बट ट्राई टू सी हाउ मेनी पीपल आर गिविंग द टैक्स, करोड़ ऑफ पीपल आर गिविंग द टैक्स, तो वो कॉर्पस बढ़ जाता है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सारा जो टैक्सेशन, मान लो टोटल टैक्स 100 रुपए आ रहा है, तो उसमें में भी 70 रुपीज टैक्स से आता है, 30 रुपीज सेस एंड सरचार्ज से आता है। सो टेक्निकली वो 70 रुपीज से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, और वो हमेशा इस बात को कंप्लेन करते हैं। तो एक तो ये फैक्टर है, यानी स्टेट कंप्लेन टू द सेंटर दैट यू आर नॉट गिविंग द रेवेन्यू फ्रॉम द सेस एंड सरचार्ज, रादर यू आर गिविंग ओनली फ्रॉम द इफेक्टिव टैक्स जो आप कैलकुलेट करते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई आप बहुत सारे अपने पावर को यूज नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगेगा, वट एवर टैक्स दैट वी इम्पोज ऑन एग्रीकल्चर, उस पे इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। बट स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इनकम टैक्स नहीं लगाती है फार्मर के ऊपर। क्यों? हम्म भाई टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इनकम थ्रेशोल्ड के ऊपर होगी तभी तो आप लोगे। अभी इंडिया में टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? डायरेक्ट टैक्स। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर होगी तो टैक्स दो, नहीं तो मत दो। यानी अगर आप 40,000 से ऊपर कमा रहे हो, 45,000 से ऊपर कमाते हो, तभी आपको टैक्स देना है, अदरवाइज टैक्स आपको नहीं पे करना है। मीन्स आपकी इनकम की बात कर रहा हूँ, सामान पे जो लेते हो वो तो आप दे ही रहे हो, जीएसटी एंड ऑल इनडायरेक्ट टैक्स। सो हियर ऑल्सो द सेम कॉन्सेप्ट विल अप्लाई कि टैक्स तभी हम देंगे जब एक थ्रेशोल्ड के ऊपर इनकम होगी। बट बिकॉज फार्मिंग फार्मिंग पे या फार्मर पे टैक्स लगाना एक पॉलिटिकली थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, किसमें? हम्म नहीं नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट अपने पास से जो देना चाहे दे सकता है। लोकल बॉडी का जो सब्जेक्ट होता है दैट इज अंडर स्टेट गवर्नमेंट। तो लोकल बॉडी को पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगा, वो उसके जो उसको मिलता है उनमें से वो कितना देगा वो उनका कॉल है। वहां पे सेंट्रल का रोल नहीं होता है। सेंट्रल विल एडवाइज की लोकल बॉडी को स्ट्रेंथन करो और पैसा दो, बट स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड बाय दैट। स्टेट गवर्नमेंट बाउंड नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो डिसाइड करेगा। नहीं नहीं नहीं, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स की बात कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट अब थोड़ी ना आप ही से लिया और आप ही को फिर दे दिया, फिर मतलब क्या है? टैक्सेशन पावर इज मोर विद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम है। तो वो एनोमली को एड्रेस करने के लिए कुछ टैक्स आप अपने स्टेट गवर्नमेंट को दे दीजिए। अरे भाई मान लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इनको पूरे भारत में 100 रुपया टैक्स आता है, 70 इनके पास चला जाता है, 30 इनके पास आता है। लॉजिक कहता है 50-50 होना चाहिए। तो इनको कहा कि भी ठीक है, आप 70 में से आप कुछ परसेंट इनको दे दो, बिकॉज इनके पास पैसा नहीं है, दे हैव लैक ऑफ फंड्स। तो उस फॉर्मूला को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, दे आर गिविंग फंड्स, ये होता है। अब वो इनको कितना चाहिए कितना मिलेगा वो डिबेटेबल इशू है। पैसा तो हमेशा कम ही रहता है। इकोनॉमिक्स का पहला प्रिंसिपल है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। पैसा है कहाँ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्यूजेस स्टेट गवर्नमेंट कि आपके पास जो टैक्स पावर है आप यूज नहीं करते हो, और स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि भाई आप जो है हमको हमारे साथ धोखाधड़ी करते हो, यू ट्राई टू प्ले सम रूल वेयर इन इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन कम कर देते हो और हमें नहीं देते हो। फॉर्मूला पे भी सवाल है कि 42, पहले 42% था, 41% हो गया है। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गया।
पहले जम्मू एंड कश्मीर नहीं था, इट वाज अ स्टेट। तो बिकॉज यूटी बन गया तो दैट यूटी इज डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई वो पैसा जो, अब तो मेरा खर्चा बढ़ गया ना, तो अब मैं टैक्स जो आपको दे रहा था वो कम दूंगा। यूटी इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, बात खत्म, बात खत्म। अब उसमें और क्या डिस्कस करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे है, वैसे यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। हाँ, 59% रखती है, और भी जो उनके सोर्सेज है वहां से जाएगा। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस कमीशन एज अ बॉडी का रोल आपको ज्यादा समझना है। अभी आप रट लेते हो फाइनेंस कमीशन टर्म ऑफ ब्ला, नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअली हाउ इट वर्क्स। इट इज क्रिएटेड टू एड्रेस दैट। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, लेट्स सी द चैलेंजेस, व्हाट आर द डिस्कशन। इस नोट्स में ज्यादा नहीं दे रखा है, बट लेट मी सी द चैलेंजेस। और ये टॉपिक अपने आप में डिटेल में हम लोग करते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंज है, कोई बताएगा? एनीबडी हु हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस कमीशन? व्हाट आर द चैलेंजेस? जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 279A है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इतना ही है ना? अच्छा, हमने 2017 में एक टैक्स लेके आया जिसका नाम था जीएसटी। तो जीएसटी क्या करता है, उसके अंदर एक बॉडी है जीएसटी काउंसिल। विद इन द जीएसटी लॉ देयर इज अ बॉडी कॉल्ड जीएसटी काउंसिल। वो जीएसटी के रेट्स तय करती है। और वो जीएसटी का रेट जब तय करती है, दैट रेवेन्यू इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन फॉर्मूला। अब वहां पर ऑलरेडी एक बॉडी है, और ये परमानेंट बॉडी विच इज डिसाइडिंग कि कितना टैक्स मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो पावर ओवरलैप होता है, बिकॉज उसी रेवेन्यू का जो जीएसटी वाला पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, उसी में से फिर हम फिर से स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। तो देर इज अ फीलिंग अमंग सम पीपल, देर इज अ ओवरलैपिंग फंक्शन विद द जीएसटी काउंसिल। यानी जो काम कि इतना टैक्स इनको मिलना चाहिए, वो फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन तय करती है। तो बट जीएसटी काउंसिल इज ऑल्सो डिसाइडिंग द टैक्स रेट्स एंड द फॉर्मूला। तो एक ओवरलैपिंग फंक्शन है। तो एक ये समस्या है, ठीक है। यानी ये डिसीजंस जो होते हैं, अब मान लो अगर वहां पैसा बढ़ाया तो जीएसटी काउंसिल, अच्छा जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है पावर है वो 1/3 होता है, एंड 2/3 पावर इज विद द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जीएसटी काउंसिल में मान लो जो जो भी डिसीजन होंगे, 1/3 इज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी, एंड 2/3 इज स्टेट गवर्नमेंट। बट जो डिसीजन लिए जाएंगे वो 3/4 प्लस मेजोरिटी से होना चाहिए। यानी मान लो एक 10 लोग की बॉडी है, ठीक है, या 12 लोग की बॉडी है, तो उसमें से 4 विल बी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, 8 विल बी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। 1/3 2/3 हो गया। अब बट जब डिसीजन होगा वो 12 लोगों में, तो जब 3/4 रेडी होंगे तब जो जीएसटी काउंसिल यस होगा। तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता, दे नीड टू हैव अ कोऑपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अगर कोई जीएसटी का टैक्स रेट बढ़ाना है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब तैयार होगी तभी संभव है। तो वो बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बढ़ेगा, स्टेट का ही बढ़ेगा। यानी अगर वहां बढ़ता है, ठीक है, अगर वहां से रेवेन्यू बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है, तो सेंटर का जो है, मतलब इधर ओवरलैपिंग फंक्शन। फाइनेंस कमीशन भी टैक्स रेट तय कर रहा है, वो भी तय कर रहा है, और एक ही एरिया में तय कर रहे हैं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ओवरलैप फंक्शन होता है, और ऐसा मानना है कि भाई कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दो लोग एक ही चीज को डिसाइड कर रहे हैं कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट माइट बी देयर। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा नहीं ना टैक्स देना। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा ना मेरे पास टैक्स ज्यादा रहे, स्टेट के पास कम रहे। पैसा किसको काटता है भाई? आपसे जैसे आप घर से पापा से पॉकेट मनी लेते हो या लेते हो, तो नेगोशिएशन चलता है ना, कितना देंगे। या आप कहीं से पैसा लेते हो, आप नेगोशिएट करते हो, नहीं मुझे इतना चाहिए। तो यहाँ भी तो नेगोशिएशन चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, जीएसटी में। क्योंकि जीएसटी का रेवेन्यू कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अगर उधर बढ़ गया तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ कम करने की कोशिश करेगी। कहा यार तुमने वहां ज्यादा लिया, यहाँ पे जो है हम। तो एक ही टैक्स एरिया पे दो दो बॉडीज कॉन्करेंटली डिसीजन ले रही हैं। दैट इज व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब चूंकि जीएसटी काउंसिल एक नई बॉडी है, एंड फाइनेंस कमीशन इज अ ओल्ड बॉडी। ठीक है, एक और बात है, जीएस फाइनेंस कमीशन इज अ बॉडी विच मेक्स रिकमेंडेशन।
यानी कोई जरूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशन को माने, लेकिन बाय प्रिंसिपल वो मानते हैं, क्योंकि वो बॉडी भी वही बनाते हैं एंड देयर इज अ कई कुछ अनसेट रूल होते हैं, इवन दो इट इज दीज आर रिकमेंडेशन वी शुड फॉलो देम। अब कोई अगली गवर्नमेंट आए कहते कि हम नहीं मानेंगे, वो संभव है, बट एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि यूजली लोग मानते हैं, ठीक है ना। देन कई बार रिकमेंडेशंस तो होते हैं बट दे आर नॉट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड इन प्रॉपर। रिकमेंडेशन जैसे ऐसा नहीं कि फाइनेंस कमीशन सिर्फ कुछ है, दीज आर मेजर एरियाज, बट ऐसे और भी एरियाज होते हैं जहां पे फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है, जैसे डिजास्टर पे कोई रिकमेंडेशन देना हुआ या किसी और एरिया पे रिकमेंडेशन देना हुआ। सो इन मेनी एरियाज ओके मेनी रिकमेंडेशंस नॉट एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो मेजर है वो कर लेते हैं बट इन मेनी एरियाज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। तो ये कहा जाता है कि एज अ बॉडी इसका जो पूरा पूरा जो आउटकम आ रहा है वो नो इट इज नॉट कंप्लीटली इन फेवर विद द स्टेट गवर्नमेंट, उनके जो इंटरेस्ट है उसको वो सर्व नहीं कर पाते। एक और प्रॉब्लम है सदर्न स्टेट्स का ये मानना है कि वी आर बीइंग पनिश्ड फॉर आवर परफॉर्मेंस, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है, हम ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, बट आप बिहार को ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हो, यू आर गिविंग मोर टू द जैसे बॉर्डर स्टेट्स हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, नॉर्थ ईस्ट के जो बॉर्डर स्टेट्स हो गए। वाई? बिकॉज दे आर, एक तो पैसा कम है उनके पास, पॉपुलेशन इज लेस तो टैक्स कलेक्शन कम होगा, फॉरेस्टेड एरियाज भी हैं, कुछ एरियाज में तो ठीक है, सम स्टेट्स लाइक मे बी हिमाचल एंड उत्तराखंड तो ठीक है फिर भी, बट अदर स्टेट्स लाइक नॉर्थ ईस्ट दे हैव लेस फिजिकल रिसोर्सेज, टूरिज्म से थोड़ा बहुत आ जाता है या जो भी आ जाता है। तो होता क्या है कि बिकॉज दे हैव लेस फिजिकल रिसोर्सेज, तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए, बिकॉज दीज आर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो फोर्थ मतलब फोर्थ प्लान में, हाँ फोर्थ प्लान वाज फ्रॉम 1970 69 74 टू 79, ठीक है ना, नहीं थर्ड प्लान 60 हाँ 79 टू 69 टू 74, तो फोर्थ प्लान में तो उस टाइम एक गार्डगिल फार्मूला हुआ था। उस गार्डगिल फार्मूला में ये कहा गया कि भाई कोई भी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, कौन सा स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, हमारे जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोलते हैं। तो फाइनेंस कमीशन का ये है कि भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को हमको अलग से पैसा देना चाहिए, बिकॉज दे आर वीक स्टेट्स, दे हैव लेस फिजिकल कैपेसिटी, और इसलिए उनको, और वहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द रीज फैक्टर्स, जैसे माउंटेन टेरेन है तो कॉस्ट ज़्यादा जाता है, रोड बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इज मोर डिफिकल्ट एंड कॉस्टली अनलाइक प्लेन एरियाज। तो इन बातों का कंसिडरेशन भी हम लोग करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रियलिटी। कुछ इसमें अच्छे रिकमेंडेशन किए गए हैं। एक रिकमेंडेशन ये है, अभी टर्म्स एंड रेफरेंस आने दीजिए और डिटेल में पढ़ेंगे तो विल कवर दिस टॉपिक मच बेटर। जो 15 फाइनेंस कमीशन था, इट वाज हेडेड बाय हुम? एक आईएएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड, इनका नाम है एनके सिंह, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि भाई हम एक फिस्कल काउंसिल बनाएंगे। क्या है फिस्कल काउंसिल, अभी समझाता हूं मैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये क्या है। पहला तो ये है कि फिस्कल काउंसिल क्या है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल रन अ बजट,
पॉलिसीज बनाएंगे जैसे स्टेट गवर्नमेंट करता है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट जब करता है तो देर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो फ्रीबीज बांटने की बात होती है। तो फ्रीबीज जब बांटते हो आप तो समवेयर योर बजट इज ओवरशॉट। आपका इनकम 100 रुपये है और आप खर्च 150 रुपये कर रहे हो, वेयर विल द मनी कम फ्रॉम? तो हमेशा एक फिस्कल डेफिसिट का रियलिटी रहती है। फिस्कल डेफिसिट इज ओके, बट अगर फिस्कल डेफिसिट बियॉन्ड थ्रेशोल्ड है, फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक पंजाब, स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, दीज आर द स्टेट्स वेयर द इनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, मोर देन द कैपेसिटी टू पे। तो उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी है, कई बार वो क्या करते हैं अपने डेफिसिट बढ़ा देते हैं। सर वो आया आपका इलेक्शन आया, ठीक है, तो ये शब्द यूज करते हैं फिस्कल प्रूडेंस, या फिर एक और शब्द यूज करते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। आपके सारे शब्द आपके आंसर्स में दिखने चाहिए, दे विल ऐड ग्रेविटी टू योर आंसर। तो फिस्कल प्रूडेंस कहता है कि सरकार उतना ही खर्च करे जितना उसके पास रेवेन्यू है। गवर्नमेंट से स्पेंड दैट मनी, या फिर अगर बोरोइंग भी करे तो बोरोइंग रैशनल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। अब आपने बोरोइंग किया और आपने फ्री भी बांट दिया, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, फ्री राशन दे दिया, सस्ती बिजली दे दी, पानी फ्री कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है भाई? टैक्स पेयर पे बर्डन आता है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है। तो एनके सिंह ने कहा कि भाई आपको हम टारगेट देते हैं। अच्छा, फाइनेंस कमीशन ये भी बताती है कि आपका ये टारगेट होना चाहिए, इतना आप डेफिसिट इतना होना चाहिए, बट इट इज अ रिकमेंडेशन, एडवाइजरी है। सुबह टाइम से उठो, टाइम से नाश्ता करो, टाइम से खाओ, टाइम से सो, फिर अगले दिन वो रूटीन फॉलो करो। यही एडवाइजरी घर वालों से मिलती है, फॉलो होती है क्या पता नहीं, बट आइडियल तो यही है। टाइम से क्लास में आओ, क्लास में हो, हाँ, फिजिकली हो, मेंटली हो, हाँ, फिजिकली है, मेंटली कहीं और सोच रहे हैं कब क्लास खत्म हो, निकले यहाँ से, थक गए हैं सुबह से। ठीक है भाई। Exactly the same thing in the fiscal areas, government of India is not following the fiscal discipline. Fiscal discipline follow नहीं कर रहे, fiscal prudence follow नहीं कर रहे। Fiscal discipline मतलब जितना पैसा आएगा उतना, पैर उतना ही फैलाओ जितनी चादर हो। बिकॉज अगर आप डेफिसिट जनरेट करते हो, डेट जनरेट करते हो, इट इज गोइंग टू बी बर्डनिंग द पुअर, सॉरी, फ्यूचर जनरेशन। ये भी डिबेटेबल है लेकिन ठीक है। तो यहां पर उन्होंने कहा एक फिस्कल काउंसिल बनाते हैं जिसका काम होगा सरकार जो है, जो काउंसिल होगा वो नजर रखेगी कि कितना आप खर्च कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, और उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पुट होगी। अब जैसे मान लो तुम लोग यहाँ पढ़ते हो, तुम्हारा एक रिपोर्ट कार्ड बना दिया मैंने, और हर 15 दिन पे तुम्हें बुला रहा हूँ, देखो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे सामने, देखो ये। तो उस पर दो काम अच्छे होंगे। एक तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोसेस इंप्रूव हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अभी पढ़ रहे हो, कोई पूछ नहीं रहा, तुम भी मस्त, हम भी मस्त, आओ हंसी मजाक किए, गाए गए, चले गए वापस, फिर गए अगले दिन, फिर शुरू हुआ, साल भर यही चला, एंड में प्रीलिम्स नहीं निकला। बट हर 15 दिन पे पूछा, धक्का दिया, आओ मेरे से मिलो, टेस्ट बताओ, पढ़ा क्या, इसका टेस्ट क्या हुआ। अब कई लोग को कहता हूँ आंसर राइटिंग जमा करो, हाँ हाँ सर जमा करते हैं नेक्स्ट वीक। उसके बाद नेक्स्ट वीक जब मेरी शक्ल दिखाई दी तो वो शक्ल छुपाते हैं कैसे, क्योंकि सर पूछ देंगे आंसर राइटिंग। अब आई हैव एलिफेंट्स मेमोरी, आई डोंट फॉरगेट, मैं भूलता नहीं हूँ। अगर मुंह से अगर निकल गया तो मेरे दिमाग में रहता है, वो 200 हो या 2000 बच्चे हो, मैं भूलता नहीं हूँ। A GST council will bring transparency and accountability of the government because उस GST council, सॉरी, फिस्कल काउंसिल का रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में पुट होगा और उस पर डिस्कशन होगा। यानी अपोजिशन जो है वो तौलिया भिगो भिगो के गवर्नमेंट की बैंड बजाएगा। आपने तो कहा था ये होगा, क्यों नहीं हुआ? आपने कहा तो ये होगा, क्यों नहीं होगा? आपने कहा ये करेंगे, क्यों नहीं किया? आपका बजट इतना हो गया है, आप ओवरशॉट कर गए हो, हमारी फ्यूचर जनरेशंस पर आप बर्डन डाल रहे हो। तो गवर्नमेंट विल बी डिफेंसिव, राइट? तो गवर्नमेंट इसीलिए कह रही है कि गवर्नमेंट इज अपोज टू दैट फिस्कल काउंसिल। कह रहे नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम फिस्कल डिसिप्लिन अपने आप हम लोग फॉलो कर लेंगे। तो अभी के जो रिकमेंडेशंस हैं वो उनमें से एक ये है। नेचुरली गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं करेगी, इसके अपने इश्यूज हैं। नॉन रिलैप्सेबल फंड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। नॉर्मली जो हमारे बजटिंग फंड्स होते हैं वो एनुअल इन नेचर होते हैं। बजट इज एनुअल इन नेचर। आज पैसा दिया,
तो इट इज ओनली फॉर 1 ईयर। अब जैसे आप घूमने गए तो पिताजी ने लगाइए 1000 रुपये, जाओ घूम के आओ। जैसे ही घूम के वापस आए तो गेट पे खड़े हैं, लाओ कितना खर्च हुआ, तो 900 खर्च हुआ, 100 रुपये वापस ले लिए। दैट इज हाउ बजट वर्क्स। बजट इज गोइंग टू गिव यू मनी, एलोकेशन इज ओनली फॉर अ ईयर, और जो खर्च नहीं होगा वापस कर दो, बिकॉज द फंड इज लैप्सेबल। फंड लैप्स हो जाएगा अगर यूज नहीं किया। अब मान लो आप घूमने गए और आप लौट के आए, आपने खर्च नहीं किया। आप घूमने गए लेकिन खर्च नहीं किया, पिताजी ने कहाँ गए थे, घूमने गए थे, कितना खर्च किया, अरे नहीं कुछ नहीं खर्च हो, लाओ पूरा वापस। अब आपको, आपको मन में आया, बोला क्यों, चुप रहा होता, बोल देते सारे खर्च हो गए हैं। तो फिर कहते बिल लाओ, कहाँ कहाँ खर्च किया उसका बिल लाओ, रिसीप्ट लाओ। ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। मतलब मैं कई ऐसे अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, उनके फादर एक पैसा देते तो उनके एक्सपेंस काउंट करते थे। कह रहा मेरे को पूरा खर्चे का रिसिप्ट भी चाहिए। तो ज़्यादातर तो खाना, मैंने कहा रिसिप्ट लेना है, पापा बाद में एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाया उसका रिसिप्ट। तो कह रहे नहीं नहीं, खर्च करने में रोकते नहीं है, लेकिन हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है कि भाई किया है कि नहीं किया, सो दैट वी नो एग्जैक्टली वेयर स्पेंडिंग इज बीइंग डन। खैर, यहाँ पे भी सेम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक नॉन लैप्सेबल फंड बनाएगी। अगर वो एक, मान लीजिए हमने इंटरनल सिक्योरिटी के लिए 500 करोड़ दिए, 300 करोड़ खर्च हुए बट 200 रहेंगे। अब अगली बार फिर से 500 करोड़ दिए तो 500 और 200 700 हो जाएंगे। वो पैसा वापस नहीं आएगा, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो पैसा है, मे बी वी कैन गो नेक्स्ट लेवल। क्योंकि गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग के लिए पैसा देती है तो बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, द क्राइटेरिया इज वेरी स्ट्रिक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जब पैसा मिलता है, बहुत सारा पैसा, तो मेनी अ टाइम्स द, जो जैसे ग्रांट्स होते हैं, ये वाले ग्रांट्स, ये वाले ग्रांट्स, ये अनकंडीशनल ग्रांट्स होते हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, दे विल नॉट आस्क क्वेश्चंस कि आप कहाँ खर्च कर रहे हो। बट कुछ ऐसे ग्रांट्स होते हैं जो कंडीशनल होते हैं। आपको दिया या पैसा दिया तो पूछा कि भाई खर्च कहाँ कर रहे हो, और खर्च कर रहे हो तो एक्स वाई जेड रूल से खर्च करोगे, मतलब ऐसे खर्च करोगे, यहाँ पे पैसा जाएगा, वहां पे ये होगा, ऐसे होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये सब पसंद नहीं है। बाय, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी इज देयर। क्यों? क्योंकि मोदी जी का फोटो लग के पैसा गया है नीचे, अब वहां ममता अपना फोटो लगा देंगी, या फिर केसीआर अपना फोटो लगा देंगे, अब तो खैर चले गए। हाँ, तो हाँ ठीक है, तो अब अपना फोटो लगा देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन दिस कि भी पैसा हम दे रहे हैं आपको, और आप उसी पैसे को अपने तरीके से खर्च कर दो, वो मत करो। इट शुड बी स्पेंड एज वी वांट इट टू बी स्पेंड। तो ये सब कहानियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के फिजिकल रिलेशंस की, एंड फाइनेंस कमीशन ट्राइज टू एड्रेस दैट अनॉमली। क्लियर हुआ? शुड आई मूव फॉरवर्ड?